जिसका नाम योगेश डिमरी है, जो ऋषिकेश जो धर्म नगरी मानी जाती है, उस धर्म नगरी में क्या शराब माफियों का खेल खेला जा रहा है, वो उसने सारे उस राज्य में और पूरे देश में और पूरे विश्व की नजर में लाया कि देखिए इस धर्म नगरी में क्या खेल खेला जा रहा है शराब माफियों के द्वारा, और किस तरह से शराब माफियों ने उस पर अटैक किया। क्योंकि ऐसी घटना हम लोग यहाँ देख चुके हैं देहरादून में, जहाँ रवि बड़ोला गोली खाकर जो शहीद हो गया, वो भी एक सीमा का वो सिपाही था जो भू माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा था। और वहां पे जो उसके साथी घायल हुए थे, उनका क्या असर हुआ, किस तरह से हॉस्पिटलों ने उनको दुत्कारा और किस तरह से वे अपने घरों में गए। इसी तरह से हमारा योगेश डिमरी जब वो एम्स हॉस्पिटल है, प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो उसकी भी वहां से विदाई कर रहे थे। वो तो भगवान का शुक्र है कि वहां पे गणेश गोदियाल मौजूद हो गए और उन्होंने वहां के डॉक्टरों को ललकारा, तो तब जाके वो युवा कह रहा था कि तब मेरा इलाज शुरू हुआ, और तब अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसके बाद उसको अटेंड किए। इस समय तक कौन लोग रोके हुए थे उन डॉक्टरों को, ये सवाल हमारे आगे खड़ा। कहा कि अभी ये आंदोलन भी हुए, मूल निवास भू कानून और राजधानी गैरसैंण को लेकर कांग्रेस ने भी, जो हरीश रावत हैं उनके बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि राजधानी स्थायी होनी चाहिए। अब समय आ चुका है क्योंकि इतना लंबा समय हो गया है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो गया देहरादून में राजधानी के हिसाब से। गैरसैंण को भले ही अब मुद्दा बनाया जा रहा है, केवल मुद्दा है या मतलब वास्तविकता है कि कुछ ना कुछ वहाँ होगा। और जैसे युवा जो हैं लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, मूल निवास भू कानून की बात कर रहे हैं। आपने एक वीडियो में कहा कि भू कानून तो है, भू कानून की मांग क्यों है? वो कह रहे हैं कि सख्त भू कानून चाहिए, जैसा हिमाचल का भू कानून है। और अभी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हम बात कर रहे थे कि भाई पहाड़ों में जो बंजर हुई ज़मीनें हैं, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनको आबाद तो किया जा सकता है। उस पर आपका क्या कहना है कि ये जो मामले चल रहे हैं मूल निवास भू कानून, ये लड़ाई अब वो ताकत इसमें नहीं बच रही? वह ये सोच रहे हैं कि इस राज्य की समस्याओं का हल हम भू कानून से निकालेंगे, हम मूल निवास से निकालेंगे, हम राजधानी गैरसैंण से निकाल देंगे। लेकिन मेरा अनुभव बताता है, तुम मेरा विश्वास मत करो, लेकिन मेरी बात को याद करना कि ये हल नहीं है। हमारा हल जो है, क्योंकि ये इन मुद्दों में हल था, लेकिन तब तक था जब मेरा राज्य शुरुआती दौर में था। आज 24 सालों के बाद कौन माई का लाल है? देखिए कि जो राजधानी में इन पूरा ताम झाम कितनी बिल्डिंगें देहरादून में हमारे सामने बन गई, और हम उनको लेकर गैरसैंण जा पाएंगे? मैं तो ये बोल रहा हूं कि ग्रीष्मकालीन भी अगर ताकत होती हमारे अंदर, तो ये सरकार विवश होती ग्रीष्मकालीन राजधानी का स्वरूप देने के लिए। बिल्कुल नहीं, ये खंडर खड़ा कर दिया बिल्डिंग वहां पे, कहा जी ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, 2 दिन में आएंगे हम और नाच नूच के यहाँ पे विधायकों की तनख्वाह बढ़ाकर वापस आ जाएंगे। लोग बोलेंगे कि हाँ जी गैरसैंण में विधानसभा बैठ। हम ऋषिकेश से वापसी कर रहे हैं देहरादून के लिए, थानो रोड पर हम हैं, और मेरे साथ पीसी थपलियाल जी हैं, पूर्व सैनिक, राज्य आंदोलनकारी और प्रदेश के एक तरीके से पिता में आप माने जाते हैं। अभी हम लोग ऋषिकेश में जो योगेश डिमरी हैं उनके घर पर गए थे उनसे मिलने, क्योंकि उनकी अभी 2 दिन पहले ही अस्पताल से छुट्टी हुई है। और जिस तरीके से उन पर हमला हुआ है, जो शराब माफिया हैं उनके द्वारा उन पर हमला किया गया है, ये सभी लोग जानते हैं। तो आज आप उनके परिवार से मिले हैं थपलियाल जी, और आपने देखा है कितना छोटा सा उनका रहने का एक आशियाना उन्होंने बना रखा है, फिर भी बहुत ठीक हालत है। ऐसी वो नहीं है कि एक सामान्य रूप से जो पत्रकार होता है संघर्ष कर रहा है, एक युवा, पहाड़ी युवा जिसको कहा जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि जो
वहाँ के उन्होंने हालात, उनकी माताजी ने, पिताजी ने या जो भी अन्य लोगों से बातचीत हुई, कैसा लगा आपको बातचीत करके? क्या आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं? देखो, मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं एक सिपाही को मिलने गया, जो सिपाही सीमा पे माफियों के खिलाफ लड़ता हुआ घायल हो गया, और वो युवा जिसका नाम योगेश तिमरी है, जो ऋषिकेश जो धर्म नगरी मानी जाती है, उस धर्म नगरी में क्या शराब माफियों का खेल खेला जा रहा है, वो उसने सारे उस राज्य में और पूरे देश में और पूरे विश्व की नजर में लाया कि देखिए इस धर्म नगरी में क्या खेल खेला जा रहा है शराब माफियों के द्वारा, और किस तरह से शराब माफियों ने उस पर अटैक किया। क्योंकि ऐसी घटना हम लोग यहाँ देख चुके हैं देहरादून में, जहाँ रवि बड़ोला गोली खाकर जो शहीद हो गया, वो भी एक सीमा का वो सिपाही था जो वो माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा था, और वहां पे जो उसके साथी घायल हुए थे उनका क्या असर हुआ, किस तरह से हॉस्पिटलों ने उनको दुत्कारा और किस तरह से वे अपने घरों में गए। इसी तरह से हमारा योगेश तिमरी जब वो एम्स हॉस्पिटल है, प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो उसकी भी वहां से विदाई कर रहे थे। वो तो भगवान का शुक्र है कि वहां पे गणेश गोदियाल मौजूद हो गए और उन्होंने वहां के डॉक्टरों को ललकारा, तो तब जाके वो युवा कह रहा था कि तब मेरा इलाज शुरू हुआ, और तब अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसके बाद उसको अटेंड किए। इस समय तक कौन लोग रोके हुए थे उन डॉक्टरों को, ये सवाल हमारे आगे खड़ा है। हमारे आगे खड़ा है कि जो माफिया वहां पे काम कर रहे हैं, उन माफियों का असली संरक्षक कौन है। हमें बड़ा दुख हुआ जब हमें पता लगा कि वो भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है, वो इतना बड़ा नेता कि जो बड़े कई लोगों को बैकडोर एंट्री कराकर विधानसभा में एंट्री कराया, और वो आज एक बुत सरताज, और उसके संरक्षण में शायद है कि ये स्थिति वहां पे पैदा हुई है। क्योंकि जो कुछ कहीं भी होता है तो जनप्रतिनिधि सबसे पहले, जनता का नजर जनप्रतिनिधि पे जाती है, और जनप्रतिनिधि का जो एक्शन और रिएक्शन होता है उसके साथ किस तरह से वो काम कर रहा है, उस पे पब्लिक की नजर जा रही थी। वहां की पब्लिक ने हमें ये बताया, हमें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो बोल रहे कि इन माफियों को संरक्षण इन नेताओं का है, तो हमें दुख हुआ। क्योंकि रवि बड़ोला केस में भी हमें जिस गोली चलाने वाले का संरक्षक भी हमें भारतीय जनता पार्टी का नेता मिला, और वो भी तब भी मैं कहता हूं कि उत्तराखंड की राजनीति माफिया प्रस्त राजनीति है, और एक एक करके इस तरह से हमारे सिपाही घायल होंगे, मरेंगे, लेकिन हम एकजुट होकर इनके खिलाफ कैसे लड़ें, ये सवाल आज हमारे आगे खड़ा है। ये सवाल आज खड़ा है कि जिस तरीके से देख रहे हैं कि चारों तरफ का अब माहौल इस तरीके का बन गया, भले ही हम कह रहे हैं कि ये राज्य जो है पहाड़ी राज्य है और पहाड़ के लोगों का यहाँ पे वर्चस्व होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए, लेकिन वो दिखता नहीं है। खासकर ये जो देहरादून है, या आप ऋषिकेश लगा लें, हरिद्वार की तो बात ही छोड़ दें, तो ऋषिकेश और देहरादून में भी वो वर्चस्व उतना कायम नहीं कर पाए। जबकि संख्या की अगर बात करते हैं तो संख्या अब कम नहीं रही है, पहाड़ के लोग काफ़ी हैं, लेकिन संगठित रूप से दिखते नहीं हैं। देखो जयवीर जी, जब राज्य आंदोलन हो रहा था उस समय 42 लोगों ने अपनी शहादत दी इस राज्य को हासिल करने के लिए। उसमें महिलाएं थी, वो उसमें पुरुष सैनिक थे और उसमें युवा थे, लेकिन 42 शहादत देने वालों का जो सपना था कि ये राज्य ऐसा राज्य होगा कि हमारे युवाओं को कहीं पलायन नहीं करना पड़ेगा, इसके संसाधनों में उसका अधिकार होगा और उसका एक अस्तित्व होगा, उसका एक सम्मान होगा और उसका अपना उत्तराखंड होगा। लेकिन 24 सालों में आज उत्तराखंड उनके हाथों से खिसकता जा रहा है, जनता के हाथों से। ये दुख है, हमें बहुत ही निराशा, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो ऐसी लड़ाइयों में उनको उलझा जा रहा है जो जिसकी समस्याएं शासन प्रशासन के हाथों में हैं। अगर आप ये देखिए कि किस तरह से
रुद्रप्रयाग में जो घटना हुई, किस तरह से अभी हमारे पलटन बाजार में एक बहुत बड़ा हल्ला मचा हुआ है, लेकिन जनता ये भी देख रही है कि सल्ट के मामले में, अंकिता के मामले में क्यों चुप्पी साधी हुई है जनता और जनता के नेता। ये सवाल हमारे आगे आ रहा है कि क्यों चुप साधे हुए हैं, क्यों हमारे को ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है लड़ाई के कि नफरत की गठरी लेकर हमारा बोझ नफरत की गठरी का बढ़ता जा रहा है। किस किस से नफरत करें, हमें नफरती बनाया जा रहा है और हम उनको नहीं देख पा रहे हैं जो इस राज्य का वास्तव में डेमोग्राफी बदल रहे हैं। डेमोग्राफी बदलने वाले वो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं जो बड़े बड़े होटलों को लेकर, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स को लेकर हमारे अंदर घुस रहे हैं, लेकिन हमारी नजर वहां नहीं जा रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका निदान किस तरह से हमारे युवा ये सोच रहे हैं कि इस राज्य की समस्याओं का हल हम भू कानून से निकालेंगे, हम मूल निवास से निकालेंगे, हम राजधानी गैरसैंण से निकाल देंगे। लेकिन मेरा अनुभव बताता है, तुम मेरा विश्वास मत करो, लेकिन मेरी बात को याद करना कि ये हल नहीं है। हमारा हल जो है, क्योंकि ये इन मुद्दों में हल था, लेकिन तब तक था जब मेरा राज्य शुरुआती दौर में था। आज 24 सालों के बाद कौन माई का लाल है। देखिए कि जो राजधानी में इन पूरा ताम झाम कितनी बिल्डिंगें देहरादून में हमारे सामने बन गई और हम उनको लेकर गैरसैंण जा पाएंगे। मैं तो ये बोल रहा हूं कि ग्रीष्मकालीन भी अगर ताकत होती हमारे अंदर तो ये सरकार विवश होती ग्रीष्मकालीन राजधानी का स्वरूप देने के लिए। बिल्कुल नहीं, ये खंडर खड़ा कर दिया बिल्डिंग वहां पे, कहा जी ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, 2 दिन में आएंगे हम और नाच नूच के यहाँ पे विधायकों की तनख्वाह बढ़ाकर वापस आ जाएंगे। लोग बोलेंगे कि हाँ जी गैरसैंण में विधानसभा बैठ रही है। तो एक चीज और भी है, जैसे आपने कहा कि अभी ये आंदोलन भी हुए, मूल निवास भू कानून और राजधानी गैरसैंण को लेकर कांग्रेस ने भी, जो हरीश रावत हैं उनके बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि राजधानी स्थायी होनी चाहिए। अब समय आ चुका है क्योंकि इतना लंबा समय हो गया है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो गया देहरादून में राजधानी के हिसाब से। गैरसैंण को भले ही अब मुद्दा बनाया जा रहा है, केवल मुद्दा है या मतलब वास्तविकता है कि कुछ ना कुछ वहाँ होगा। और जैसे युवा जो हैं लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, मूल निवास भू कानून की बात कर रहे हैं। आपने एक वीडियो में कहा कि भू कानून तो है, भू कानून की मांग क्यों है? वो कह रहे हैं कि सख्त भू कानून चाहिए, जैसा हिमाचल का भू कानून है। और अभी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हम बात कर रहे थे कि भाई पहाड़ों में जो बंजर हुई ज़मीनें हैं, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनको आबाद तो किया जा सकता है। उस पर आपका क्या कहना है कि ये जो मामले चल रहे हैं मूल निवास भू कानून, ये लड़ाई अब वो ताकत इसमें नहीं बच रही है? वो भी है, वो कठिन लड़ाइयां हैं, वो आसान नहीं है, क्योंकि 5 सांसदों वाले राज्य की सुनवाई अब दिल्ली की संसद में आसानी से नहीं होने वाली है। इसलिए हमको इस बात को समझना चाहिए कि जैसे भू कानून की भी अगर हम बात कर रहे हैं और हिमाचल की तर्ज में कर रहे हैं, तो जब इसकी शुरुआत नरेंद्र दत्त तिवारी जी ने की थी तो उन्होंने हिमाचल से ही वो लेखा जोखा लाकर यहाँ पे भू कानून बनाया था। लेकिन हिमाचल का भू कानून इसलिए सफल हुआ कि 71 के बाद जब ये भू कानून वहाँ पे लागू हुआ, उस समय हिमाचल के गांव हरे भरे थे, उनके खेत जिंदा थे, उनके खलियान हरे भरे थे, इसलिए वहाँ पे सफल हुआ। वहाँ पे लोगों ने अपनी खेती को और आगे बढ़ाया, सेब के बगीचे बनाए। लेकिन हमारे राज्य में भू कानून 2000 से लेकर 2018 तक, अगर आप ये सोच रहे हो कि त्रिवेंद्र जी ने खुर्द बुर्द किया,
तो उसको भी मानते हुए अगर 18 साल यहाँ पे अगर या 15-16 साल यहाँ पे भू कानून था, तो उस भू कानून ने हमें क्या रिजल्ट दिया? क्या हमारे खेत खलियान जिंदा हो गए? नहीं, हमारा तो पूरा प्लान हो गया। हम गांव दिन प्रतिदिन प्लान हमारा होता जा रहा है और खेत खलियान हमारे बंजर होते जा रहे हैं। अब खेत खलियान को अगर जिंदा करना है तो जो जिस सिस्टम में हमारा राज्य धकेल दिया गया है पूंजीवादी व्यवस्था के तहत, उसमें जो कंपनियां आ रही हैं और जो मैंने पुरोला में देखा कि 2-2 हजार नाली जमीन को वो लीज में ले रही हैं जनता से और उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से वहां पे कीवी के पौधे बनाए, यानी बंजर खेतों को जिंदा करने का काम अभी पूंजीपति कर रहे हैं। और हम अगर नहीं सोचेंगे तो फिर हमारा पूरा पहाड़ जंगली जानवरों के हवाले। अभी आपने देखा होगा कि कई लोग दिखा रहे हैं कि अब पहाड़ में बाघ खुले घूमने लग गए। अब पहाड़ में धीरे धीरे जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसका वहां जाना और कठिन होता रहेगा, ये बात समझ लेना। और तुम्हारी जमीनों को जो आज बिल्कुल मिट्टी के भाव है, खरीदार कहाँ है हमारी जमीनों को? भू कानून तो जिनको चाहिए वो तो मांग ही रहे हैं। उधम सिंह नगर के किसान जिनके कई एकड़ जमीन है, और हमारे हरिद्वार के किसान, और हमारे जो मैदानी किसान हैं जो आधे भारत को अन्न सप्लाई करते हैं, जो बांग्लादेश तक अन्न सप्लाई करते हैं, उनको भू कानून नहीं चाहिए और हमको वो कानून चाहिए जिनके खेत खलियान बिल्कुल बंजर पड़े हुए हैं। तो इन चीजों में मंथन करना पड़ेगा। अगर मंथन नहीं करेंगे तो हम रास्ता भटक जाएंगे, हमारा अस्तित्व खतरे में है और हमारा जो सोच है वो भी दिवालियापन कर दिया है, क्योंकि हम कहीं भी हमें धकेल रहे हैं, हम वहां नाचने लग जा रहे हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम का खेल राज्य में चल रहा है वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए चल रहा है। आज सरकार फंस गई है, क्योंकि एक तरफ एक नेता बोलता है कि मैंने मुंह खोला तो दिल्ली तक भूचाल आ जाएगा, दूसरा नेता भी बोलने लगा कि भाई मेरे मंत्रालय मेरे को बाहर कर रहे हो, मेरे को तुम अगर कैबिनेट में मेरा स्वीकृति देते हो तो मैं भी मुंह खोल दूंगा। तो इन मुंह खोलने वाले जो संवैधानिक अपराध कर रहे हैं उनका संज्ञान लेते हुए कोर्ट को उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति किसी भी चीज को अगर छुपाता है तो वो भी अपराधी है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह का संरक्षण अगर सरकारें देती रही और खुली आंखों से हम लोग देखते रहे तो इस राज्य को बद्रीनाथ केदारनाथ भी नहीं बचा सकते। इस राज्य को बद्रीनाथ केदारनाथ भी नहीं बचा सकता। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम बातचीत करते रहेंगे आने वाले समय में। अभी जो पहाड़ को बचाने का या जो भी खेत को आबाद करने के लिए आपने बताई है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए लोग आने शुरू हो गए हैं, जबकि ये चीज़ें बहुत पहले से सरकारें सोच रही थी। तो इसमें अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं देना चाहते तो उसी तर्ज पे आप खुद भी कर सकते हैं। जो सक्षम लोग हैं तो खेत तो कम से कम आबाद होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत अच्छे मतलब क्या है कि अगर बागवानी है या पशुपालन है, ये बहुत अच्छा विकल्प है रोजगार सृजन का और पहाड़ों को बचाने के लिए। देखिए, राज्य बना, राज्य एक अनुभवशील व्यक्ति केवल तिवारी जी थे और तिवारी जी के बाद लगातार ये राज्य अनुभवहीन लोगों के हाथ में जाता रहा। उसी तरह से राज्य में आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद जो राज्य में बनने के बाद जो आंदोलन हुए वो आंदोलन और आज का ये आंदोलन सीधा सीधा अनुभवहीन बच्चों के हाथ में जा रहा है। उनको अनुभव नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये अनुभवहीनता हमारे लिए अभिशाप बनने जा रही है। अगर हमने इस चीज का मंथन नहीं किया और अनुभवशील व्यक्तियों को राजनीति में और अनुभवशील व्यक्तियों का नेतृत्व आंदोलनों में नहीं लाएंगे तो ये राज्य दिशा भटक जाएगा और उसके बाद ये हाथ से खिसक जाएगा, राज्य खिसक जाएगा। जो अनुभव है, जो ऐसे अनुभव वाले लोग हैं वो भी आगे नहीं आते। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो कहीं ना कहीं पीछे हटते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि
ये शायद मेरी बात मानते हैं या मानेंगे या नहीं मानेंगे। हाँ बिल्कुल सही बोले, क्योंकि जो ये खेल हो चुका है राजनीति का, ये धन्ना सेठों के हाथ में चले गया है, जो अपना हित साध रहे हैं, जो हमारे संसाधनों में जिनकी गिद्ध नजर है, वो चाहते हैं कि वो लोग आगे ना आए जिनकी पैनी नजर है, जो समझते हैं कि क्या हो रहा है, उन लोगों को कैसे किनारा किया जाए। क्योंकि हर आंदोलन के लिए, हर मूवमेंट के लिए आपको, राजनीति के लिए भी धन बल की जरूरत है, और धन बल के जो इंटेलेक्चुअल हैं वो धीरे धीरे, क्योंकि हमारे राज्य में, उत्तराखंड में हम लोग, तुम्हें गलत फहमी है, तुम किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को जिता नहीं रहे हो। आप पार्टियों को, नेताओं को जिता नहीं रहे हो, वे अपने को जितवा रहे हैं, याद रखना, वे अपने को जितवा रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूं, क्योंकि व्यक्ति हार जाता है और हारने के बाद मुख्यमंत्री बनकर दोबारा उसके हाथ में बागडोर दी जाती है। व्यक्ति हारता है और वो पार्टी का, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाता है। ये सिचुएशन जहां हो रही हो जिस राज्य में, और हम खुली नजर से देखते जा रहे हैं, हमको जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको मैं सौगंध देता हूं कि अब समय आ गया है कि तुम आगे आओ, चुप मत रहो, किनारे मत लगो, तुम्हें आगे आना होगा। नहीं तो अगर ये राज्य अगर बचाना है, नहीं तो ये राज्य हमारे हाथों से निकल जाएगा। देखिए, और जो भी आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इस वीडियो में जरूर दें। और जिस हिसाब से माफिया यहाँ पर हावी होते जा रहे हैं, ये बहुत लोगों की चिंता अब बनती जा रही है। सरकारें भी अब इस पर अपना मंथन शुरू कर रही हैं। जिस तरीके से थपलियाल जी ने कहा कि डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, इस पर भी सरकार मंथन कर रही है। उसको लेकर चिंतन मंथन हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसके बावजूद भी क्या है कि हम सरकारों को ज़्यादा कोस रहे हैं। देखो, सरकारों को कोस रहे हैं और सरकारों के ही इशारों पे हम चल रहे हैं। अगर आज हम अपने, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उत्तराखंड अस्तित्व ही नहीं, अपना विवेक भी खोता जा रहा है। विवेक खोना इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि सपोज जो रुद्रप्रयाग की घटना हुई, उससे पहले पुरोला की घटना हुई, और अब जो पलटन बाजार की घटना हुई, इन घटनाओं को किस तरह से धार्मिक एंगल से देखा जा रहा है, वो बहुत बड़ी समस्या है इस राज्य की। क्योंकि जो लोग, अगर हम सब लोग समग्र रूप से इस राज्य के विकास में अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, तो ये राज्य कैसे आगे बढ़ेगा। ये राज्य नेताओं ने तो अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, पेंशन बढ़ा ली, नेताओं ने अपना पूरा संसाधन लूटने का धंधा भी बना लिया राजनीति को, लेकिन जनता तो दिन प्रतिदिन नंगी और भूखी होती जा रही है। इस तरफ तो देखना पड़ेगा, हमें इस तरफ देखना पड़ेगा। और आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्या आप इस पर विचार देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर विचार दें। जिन लोगों ने हिमालय दर्पण उत्तराखंड के पेज को फॉलो नहीं कर रखा है, तो वो फॉलो जरूर कर लें। अगर आप भी कोई अपनी राय हमारे कार्यक्रम में रखना चाहते हैं, तो वो भी जरूर हमको बताएं, अवगत कराएं। बने रहें, देखते रहें। जय उत्तराखंड, जय देव।